बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो सा हमने टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास ए सेक्स और रिप्रोडक्शन की अगली टाइप्स, जिसका नाम है बडिंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बाइनरी फिशन के बारे में पढ़ा था, वो भी ए सेक्स और रिप्रोडक्शन की टाइप्स थी। अब हम पढ़ने लगे हैं बडिंग के बारे में। बडिंग का जो सा लफ्ज निकला है बड से निकला है, जिसका मतलब होता है उभार। ये लफ्ज हमारे पास बड से निकला है, जिसका मतलब क्या है? उभार, यानी एक उभार सा निकल आता है, जो सा हम डायग्राम की मदद से भी देखेंगे। हमारे पास क्या है बडिंग की पहले डिफाइन में, इन दिस काइंड ऑफ ए सेक्स और रिप्रोडक्शन, ये भी ए सेक्स और रिप्रोडक्शन की ही काइंड है। टीनी आउट ग्रोथ, हल्की सी आउट ग्रोथ निकल आती है। जैसे फर्ज कर लो हमारे पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके इधर हल्की सी क्या उभार नुमा निकल आएगा। इसके हम सिंपल एग्जांपल हाइड्रा से भी देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रा है हमारे पास। अब इधर से हल्का, इधर से एक उभार नुमा छोटा सा हाइड्रा निकल आएगा। इसे क्या नाम देंगे? बड नाम देंगे, बडिंग कहेंगे। और ये बन एक ही ऑर्गेनिज्म से रहा है, ये इसका पेरेंट है और ये इसका जो सा नया ऑर्गेनिज्म जो सा इसका डॉटर बना वो है। तो ये एक ही पेरेंट से हो रहा है, तो ये भी किसकी टाइप है? हमारे पास ए सेक्स और रिप्रोडक्शन की। इन दिस काइंड ऑफ ए सेक्स और रिप्रोडक्शन टीनी आउट ग्रोथ, हल्की सी आउट ग्रोथ निकलती है, जिसे क्या नाम देंगे? बड। बड इमर्ज निकलता है ऑन द पेरेंट्स बॉडी, ये भी पेरेंट बॉडी के ऊपर निकलता है। जिस तरह हमारी स्किन पर एक दानेनुमा उभार सा निकल आता है, इसी तरह इन ऑर्गेनिज्म पर पहले इस उभार नुमा निकलता है, फिर बाद में वो इसी तरह का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जैसे ही वो ग्रोथ करता जाएगा और इधर से क्या आ जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होकर ये हमारे पास अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये हमारे पास छोटा सा एक और हाइड्रा बन गया और ये अब मजीद ग्रोथ करेगा। कुछ बड ऐसे होते हैं वो अटैच ही रहते हैं, यानी पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहेंगे, अलग नहीं भी होते। हमारे पास जो सा एक एग्जांपल दी हुई है वो भी हम इसी डायग्राम में देखते हैं। हमारे पास ये जो सी डायग्राम बनी हुई है, ये हमारे पास यीस्ट की है। ये डायग्राम हमारे पास यीस्ट की है। यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर फंजाई है। फंजाई हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होती है और यूनिसेलुलर भी। यूनिसेलुलर जो सी फंजाई है उसका क्या नाम है? यीस्ट। और ये यीस्ट को हम उर्दू में कहते हैं खमीर, और ये आप जो सा नान वगैरह बनाने में भी यूज करते हो। नान वाले के पास जो सी खमीर यूज करता है वो क्या होती है? हमारे पास यीस्ट होती है, यानी यूनिसेलुलर फंजाई। और ये अक्सर जो सा हमारे पास ब्रेड वगैरह बनाने में भी क्या होती है? यूज होती है यीस्ट, ब्रेड बनाने में। और जो सा हमारे पास बेकरी आइटम, यानी जिसमें ब्रेड आ जाता है, और जो सा नान वगैरह है इनमें, यानी जो फूली हुई चीज होती है उसमें हम यीस्ट यूज करते हैं। अब यीस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है, ये इसका एक सेल है। ये इसका क्या है? हमारे पास न्यूक्लियस। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस। ये सारा कुछ हमने जो लिखा हुआ है इस डायग्राम से ही समझेंगे। ये न्यूक्लियस है और ये इसके अंदर सारा मुकम्मल क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा हमारे पास, साइटोप्लाज्म। अब इधर इसकी इस जगह पर ये हल्का सा क्या निकला हुआ? उभार नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ। इधर क्या बना? उभार। ये क्या हमारे पास? बड। अब जैसे ये उभार नुमा स्ट्रक्चर बना, इसका न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वो जो सा दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, जो सा डिवाइड हुआ बना न्यूक्लियस वो मूव करके इसी बड में चले जाएगा। तो अगले डायग्राम में देखें हमारे पास वो न्यूक्लियस कहां चले गया? बड में चले गया। और ये बड बाद में क्या हो जाएगा? या तो सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होकर सेपरेट होकर एक नया यीस्ट बन जाएगा, या तो इसी के साथ अटैच रहेगा और बहुत सारे और बड बनते जाएंगे। और इसी तरह ये एक क्या बना लेंगे? कॉलोनी बना लेंगे, या एक छोटी सी कम्युनिटी बना लेंगे। बात ये हो सकता है ये हमारे पास एक बड एक टाइम एक ही बड नहीं होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे इधर एक बन रहा है, इसकी इस तरफ भी एक बड बन सकता है एक ही टाइम में। तो हमारे पास ये सेल फिर डिवाइड होकर इसकी तरफ क्या करेगा? न्यूक्लियस भेज देगा। तो हमारे पास ये है कि एक टाइम में एक से ज्यादा भी बड बन सकते हैं। और जो सा बड है बाजुकात अलग हो जाते हैं, बाजुकात नहीं अलग होते, बॉडी के पेरेंट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। ये अब हमने इधर देखना है बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट हमें पता है यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसे उर्दू में कहते हैं खमीर वगैरह, जो नान वगैरह में भी यूज की जा सकती है। ये पास है, ये यूनिसेलुलर भी होती है और मल्टी सेलुलर भी। इन यीस्ट विच इज अ सिंगल सेलेड फंगस। ये क्या हमारे पास? सिंगल सेलेड फंगस है, जिसे क्या नाम देंगे हम? यीस्ट का।
जो सा आप यीस्ट जो सा खमीर यूज करते हो वो तो हमें आम आंख से नजर आ जाता है, लेकिन हमें कह रहे हैं कि यीस्ट क्या है, सिंगल सेल फंगस है, लेकिन एक सिंगल सेल चीज जो सी होती है वो तो हमें आम आंख से नजर नहीं आती। जो सी आप खमीर वगैरह नान वगैरह में या ब्रेड में यूज करते हो वो असल में उसमें बहुत सारी यीस्ट होती है। जिस तरह हम एक इंसान है किससे बने हुए हैं, सेल से। आप कहोगे सेल तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम सेल मिलियन ट्रिलियन सेल से बने हुए हैं। इसी तरह वो जो से आपके पास खमीर होती है उसके अंदर बहुत सारी यीस्ट होती है। तो इधर हमारे पास क्या है, इन यीस्ट विच इज अ सिंगल सेलेड फंगस एंड आउटग्रो, इसकी क्या निकल रही है, आउटग्रो निकल रही है, फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ द सेल, सेल के एक तरफ क्या निकलेगी, आउटग्रोथ निकलेगी, किसके, हमारे पास फंगस के। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस स्प्लिट, टूट जाएगा इनटू टू, कितने में टूट रहा है, टू में। और ये कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, और मियोसिस में हमारे पास एक सेल चार में डिवाइड हो जाता है। यह मैंने ट्रिक भी बताया, माइटोसिस यानी टी से आपने याद रखना है 2, यानी एक सेल कितने में डिवाइड होगा, 2 में। और जो हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें हमेशा माइटोसिस होती है। तो इधर हमने पढ़ा है न्यूक्लियस इसका टूट जाएगा इनटू 2, दो हिस्सों में बाय माइटोसिस, माइटोसिस के जरिए, एंड वन ऑफ दीज, एक जो सा न्यू न्यूक्लियाई या गोस चले जाएगा किसके अंदर, इनटू द आउटग्रोथ, एक जो सा हमारे पास टूट कर वो इसके अंदर चले जाएगा, यानी उसका एक पार्ट उधर चले जाएगा। Sometime बाजुकात द पेरेंट सेल कैन हैव मोर देन वन ऑफ दीज आउटग्रोथ, बाजुकात ये एक से ज्यादा इस तरह के आप बना लेते हैं आउटग्रोथ, ग्रोइंग एट द सेम पॉइंट, और वो सेम पॉइंट पर भी हो सकते हैं, दूसरे सेपरेट पॉइंट पर भी हो सकते हैं। ईच आउटग्रोथ, हर आउटग्रोथ गेट बिगर, बड़ी होती है, एंड बिकम लाइक अ पेरेंट, और किसकी तरह नजर आने लग जाती है, पेरेंट की तरह नजर आने। जिस तरह ये गोल है उसी तरह का ये भी स्ट्रक्चर तकरीबन बन गया। इवेंचुअली आखिरकार द आउट ग्रोथ कैन ब्रेक अवे, ये क्या हो जाएगी, इधर से अलग हो जाएगी हमारे पास, और एक अलग क्या बन गई, फंगस जोन से बन गई यीस्ट। ये इधर से क्या हो जाएगी, इसकी मेम्ब्रेन अटैच हो जाएगी, इसकी मेम्ब्रेन इस तरह अटैच हो जाएगी। फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इवेंचुअली आखिरकार द आउट ग्रोथ कैन ब्रेक अवे, टूट जाती है और दूर चले जाती है फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से। इन अदर केस द आउट ग्रो स्टे, बाज औकात ये जो क्या रहेगी, स्टे रहेगी, अटैच यानी अटैच रहेगी, एंड दिस लेड टू ग्रुप, और क्या बना लेगी, ग्रुप बना लेगी, किसका, इंडिविजुअल का, लिविंग क्लोज टुगेदर, जो रहते हैं एक दूसरे के करीब। इसी तरह यहाँ अगर ये इस डायग्राम में शो भी हो रहा है कि ये वाले बर्ड्स जोन सा अलग होकर नहीं गए, इधर ही है, तो इसी तरह ये दोनों सारे जोन से ऑर्गेनिज्म ये इकट्ठे रह रहे हैं, और यही हमारे पास इधर लिखा हुआ है दिस लेड टू ग्रुप, ये ग्रुप बनाएंगे इंडिविजुअल का, लिविंग जो रहते हैं क्लोज टुगेदर, ऑलमोस्ट लाइक अ लिटिल कम्युनिटी, एक छोटी कम्युनिटी की तरह या एक कॉलोनी की तरह ये अब रहेंगे और साथ साथ रहेंगे, क्योंकि ये अलग नहीं हुआ है। अगर अलग हो जाएंगे तो वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास नई फंजाई बन जाएगी, वो भी बड़ी होगी, बड बनाएगी, और आगे क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। और ये हमारे पास ये भी किसकी टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो इसमें भी एक ही यीस्ट यूज हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये आपने याद रखना है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होती है, माइटोसिस होती है, और इसमें भी न्यूक्लियस में क्या हो रही है, हमारे पास माइटोसिस हो रही है। अब बडिंग इन प्लांट, अब दूसरा हम देखने लगे हैं बड यानी प्लांट में किस तरह होते हैं। जिस तरह आपके पास एक प्लांट हो, उसकी जो सी टहनी पर हल्का सा हमारे पास क्या बनेगा, बड बनेगा। अगर हम देख लें, ये फर्ज कर लो हमारे पास एक दरख्त की टहनी है, इसके इधर हल्का सा उभार नुमा बन जाता है, बड नुमा, तो आपको पता चल जाता है कि इस जगह से एक और टहनी निकलेगी या एक पत्ता निकलेगा। तो ये कौन सा हमारे पास हो गए, प्लांट में इस तरह से बड बनता है। इस बड को हम नाम देंगे वेजिटेटिव बड। क्या नाम देंगे, वेजिटेटिव बड। अगर इसी टहनी के ऊपर कुछ इस तरह से बड बना, उधर क्या बनेगा, फ्लावर, क्या निकलेगा उधर से, फ्लावर। हमें पता चल जाता है कि ये जो है ना, इधर से क्या बनेगा, ये उभार सा बना, इधर से क्या निकलना है, फ्लावर निकलना है। उसे क्या नाम देंगे, फ्लोरल बड। क्या नाम देंगे, फ्लोरल बड। तो इसकी दो टाइप्स है हमारे पास। इन हायर प्लांट्स में द आउट ग्रोथ आर ऑफ्टन डेवलप, आउट ग्रोथ डेवलप होती है, विच आर ऑफ टू टाइप, कितने टाइप्स की, दो टाइप्स की, वेजिटेटिव बर्ड और दूसरी कौन सी है, फ्लोरल बर्ड। फ्लोरल का लफ्ज और फ्लावर मिलता जुलता है, तो हमारे पास फ्लोरल और फ्लावर बर्ड, यानी इधर से इस बर्ड से फ्लावर निकलेगा, वेजिटेटिव से हमारे पास क्या निकलेंगे, या तो ब्रांचेस और निकलेंगी या नए पत्ते निकलेंगे।
द वेजिटेटिव बर्ड्स गिव राइज टू न्यू ब्रांचेस एंड लीव्स, इससे नए ब्रांचेस निकलेंगे या नए पत्ते निकलेंगे। और जो सा फ्लोरल बर्ड्स है गिव राइज टू न्यू फ्लावर, इधर से क्या निकलेगा हमारे पास फ्लावर निकलेगा। ये आपने अपने इर्द गिर्द जितने भी पौधे हैं दरख्त हैं उसमें आपने ये देखना है कि कहां पर बर्ड ये बने हुए हैं। अब दूसरी टाइप्स भी हमारे पास होगी, तीसरी टाइप्स हमारे पास है स्पोर फॉर्मेशन। पहली हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी है बाइनरी फिशन, दूसरी हमारे पास बडिंग, तीसरी क्या हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर हमारे पास क्या होता है, स्पोर हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो खुद मूव नहीं कर सकता, ये हवा की मदद से क्या करता है मूव करता है, और इसी के बारे में अब हम देखेंगे। जो सा स्पोर होता है ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि इसके इर्द गिर्द क्या बना लेता है, या अपने दीवार बना लेता है, इस तरह की एक दीवार बना लेता है जो इसकी क्या करती है हिफाजत करती है। अंदर जो मटेरियल होगा उसकी ये क्या करेगी हिफाजत करेगी, अंदर हमारे पास जो भी मटेरियल होगा उसकी हिफाजत करेगी। किससे, फर्ज कर लो बाई टेम्परेचर क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो ये अपने इर्द गिर्द एक स्पोर बना लेगा, एक इसके इर्द गिर्द दीवार होगी, वो इस अंदर वाले मटेरियल पर इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि एक मोटी सी दीवार है वो अंदर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। या पीएच चेंज होगी बाहर की, यानी बाहर का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो ये स्पोर जो है कि स्पोर की ये जो सी दीवार है ये अंदर उसका इफेक्ट नहीं जाने देगी। तो हमारे पास ये लिखा है स्पोर आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर, और क्या होते हैं यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले, नॉन मोटाइल यानी ये हरकत खुद नहीं कर सकते, हवा की वजह से ये मूव कर सकते हैं, खुद मूव नहीं कर सकते। जिस तरह हमारे पास शापर वगैरह होता है वो खुद तो मूव नहीं करता, अगर हवा वगैरह चले तो फिर वो मूव करता है, तो हम यही कहेंगे शापर खुद मूव नहीं कर सकता। थिक वालेट रेजिस्टेंट, और इसकी थिक दीवार होती है जो किसका काम करती है, रेजिस्टेंट यानी रुकावट का, किसका काम करेगी हमारे पास रुकावट का। और किसके खिलाफ रुकावट, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजिंग आ गई जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच वगैरह होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी, और ये भी किस तरह प्रोड्यूस होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, यानी एसेक्सुअल से ये क्या होती है रिप्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास स्पोर की क्या होगी डिफाइन। स्पोर हमारे पास एक क्या है छोटा सा स्ट्रक्चर है, स्पोर आर्टिनी वेरी स्मॉल, एक स्मॉल यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्या है स्ट्रक्चर है। आगे हम देखने लगे हमारे पास है एग्जाम्पल स्पोर की। स्पोर का हमने पढ़ा है कि स्पोर हमारे पास क्या होता है, एक छोटा सा यूनिसेलुलर होता है जो नॉन मोटाइल यानी खुद हरकत नहीं कर सकता, और प्रोड्यूस कैसे हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब हम एग्जांपल की मदद से देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल है राइजोपस की। राइजोपस हमारे पास ये क्या है फंगस है, ये भी हमारे पास राइजोपस है क्या फंजाई है, और ये जो से हमारे पास फंजाई है ये मल्टी सेलुलर है, ये हमारे पास कौन सी है मल्टी सेलुलर। और जो से हमने यीस्ट पढ़ी थी वो भी फंजाई है लेकिन वो कौन सी है यूनिसेलुलर। ये हमारे पास राइजोपस कौन सी है मल्टी सेलुलर। या आपने अक्सर देखी होगी जो से आपके पास ब्रेड वगैरह होती है जो खराब हो जाए उसके ऊपर जो सी फंजाई लगती है वो कौन सी हमारे पास राइजोपस होती है। और या कोई रोटी वगैरह हमारे पास पड़ी हो उनके ऊपर अक्सर लग जाती है हमारे पास फंजाई, वो कौन सी होती है राइजोपस होती है। अब ये राइजोपस हमारे पास फंगस है जो मल्टी सेलुलर है। अब इसमें क्या बनते हैं स्पोर बनते हैं, इसका स्ट्रक्चर ये बना हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है फंजाई है, इस फंजाई के जो से ये धागे नुमा स्ट्रक्चर है उसे क्या नाम देते हैं हाइफा। फंजाई का जो से धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है उसे क्या नाम देंगे हाइफा। और इसी जो सा हमारे पास इस तरह की एक इसकी क्या बनी हुई है स्पोरेंजियोफोर, एक ये स्टॉल को नुमा एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे क्या नाम दिया स्पोरेंजियोफोर। जब इसने स्पोर बनाने हो तो ये क्या कर लेते हैं इसी की तरफ एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह का बना लेते हैं जिसे क्या नाम देते हैं स्पोरेंजिया। इस तरह के क्या बना लेते हैं ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये हमारे पास इसकी एक स्टॉल का यानी डंडी नुमा स्ट्रक्चर। अब अगर इसने स्पोर बनाने हैं तो इसके ऊपर ये क्या कर लेगी इस तरह प्रोटेक्टिव एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस जो से कवरिंग है इसे क्या नाम देंगे स्पोरेंजियम, क्या नाम देंगे स्पोरेंजियम, यानी स्पोरेंजियम यानी सैग यानी स्पोर वाली थैली बना लेंगे हमारे पास। और ये जो सी इसकी स्टॉल नुमा यानी डंडी नुमा स्ट्रक्चर इसे क्या नाम देंगे स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियो का मतलब है स्पोर हमारे पास, और फोर का मतलब होता है टू बेयर यानी बर्दाश्त करना या उठाना, टू बेयर यानी वो चीज जिसने किसे उठाया हुआ है स्पोरेंजियम को उठाया हुआ। किसे उठाया हुआ है स्पोरेंजियम को। हमारे पास स्पोरेंजिया का मतलब इधर क्या होगा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम यानी जिसने किसे उठाया हुआ है स्पोरेंजियम को।
तो वो हमारे पास चीज जिसने स्पोरेंजियम को उठाया उसे क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियोफोर। फोर मीन उठाना या बर्दाश्त करना, स्पोरेंजियो यानी स्पोरेंजियो यानी स्पोरेंजियम को। अब ये क्या करेगा, ये जिस तरह एक थैली बनेगी, इसमें क्या होंगे, बहुत सारे सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे। क्या होंगे, सेल डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, स्पोर। और ये याद रखना ये डिवाइड होंगे माइटोसिस से। इस तरह क्या बन जाएंगे, हमारे पास स्पोर बन जाएंगे। स्पोर बनने के बाद ये क्या होगा, हमारे पास जो सी ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजियम है, इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फट जाएगी। हम इधर भी बना लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, स्पोर हो गया। अब इसकी मेम्ब्रेन जो सी है इधर से क्या हो जाएगी, ये फट जाएगी। स्पोर हमारे पास क्या हो गया, रिलीज हो गया, बाहर आ गए। और जैसे ही हवा वगैरह चलेगी उससे ये मूव करके चले जाएंगे, या इधर ही गिर जाएंगे इसी के साथ, या आगे हाँ ये गिरे उधर चले जाएंगे। जिस जगह पर ये लैंड करेंगे यानी गिरेंगे, अगर उस जगह पर फेवरेबल कंडीशन हुई, यानी क्या हुई, नमी वगैरह हुई, क्योंकि फंजाई उसी जगह पर ग्रोथ करती है जहां नमी हो, उधर नमी हुई, टेम्परेचर भी जितना इसके लिए ऑप्टिमम यानी नॉर्मल टेम्परेचर उतना हुआ, तो ये स्पोर फौरन ग्रोथ करके क्या नई एक हमारे पास राइजोपस बना देंगे। अगर उधर का हमारे पास कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो ये स्पोर वैसे ही पड़े रहेंगे, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएगी तब तक ये ग्रो नहीं करेंगे। तो यही हमारे पास इसके बारे में लिखा हुआ है, राइजोपस इन मैनी फंजाई, बहुत सारे फंजाई लाइक राइजोपस। जैसे हमारे पास कौन सा है, राइजोपस, व्हेन दे वर रेडी, जब ये तैयार हो जाता है, टू मेक, बनाने के लिए, न्यू वंस, नए फंजाई, देयर बॉडी सेल, इसके बॉडी सेल क्या करेंगे, क्रिएट्स करेंगे यानी बनाएंगे क्या, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव बैग। ये एक स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव बैग है जिसे हमने क्या नाम दिया, स्पोरेंजियम, कॉल्ड स्पोरेंजिया ऑन द, उसे हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम ऑन द टिप। टिप किसे कहते हैं, नोक। किसकी नोक पर बना रहे हैं, ये एक डंडी नुमा जो सा स्ट्रक्चर है, ऑफ द स्टाल्क कॉल्ड, इस डंडी को हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियो फोर, यानी जिसने स्पोरेंजियो को क्या किया हुआ है, हमारे पास बर्दाश्त किया यानी उठाया हुआ। तो इस लाइन का मतलब है जब सेल, जब फंजाई क्या हो, डिवाइड होना, यानी उसने नई फंजाई बनानी है, तो वो किस तरह बनाएगी, स्पोर के जरिए। तो स्पोर उस सबसे पहले वो क्या करती है, अपने एक प्रोटेक्टिव बैग नुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया कहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके अंदर क्या होंगे, सेल बनेंगे, और जिस स्टाल को नुमा डंडी नुमा स्ट्रक्चर है उसे हम क्या नाम देंगे, स्पोरेंजियो फोर। स्पोरेंजियो यानी स्पोरेंजिया और फोर मीन यानी बर्दाश्त करना या उठाया हुआ, जिसने स्पोरेंजिया को उठाया हुआ। इनसाइड दीज बैग, इस बैग के अंदर सेल डिवाइड होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस से होगा, अलूट बहुत ज्यादा, एंड मेक मैनी टीनी सेल, बहुत ज्यादा और बहुत छोटे सेल बनाएगा, जिसे क्या नाम देंगे, स्पोर का नाम देंगे। इसी के अंदर बनेंगे, उसे क्या नाम देंगे, स्पोर का नाम। ईच स्पोर, हर स्पोर हैज अ टफ शेल, हर स्पोर के इर्द गिर्द इस तरह हमारे पास क्या होगी, एक जो सी इसकी वाल होगी वो क्या होगी, बहुत टफ होगी, सख्त होगी, उसे क्या नाम देंगे, सिस्ट का नाम देंगे। स्पोर के इर्द गिर्द जो सी टफ शेल होता है यानी कवरिंग होती है, उसे क्या नाम देंगे, सिस्ट का। डेट हेल्प, जो मदद करती है, इट सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, यानी अनफेवरेबल पीरियड यानी अनफेवरेबल टाइम या अनफेवरेबल कंडीशन में इसे जिंदा रहने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई, फर्ज कर लो इधर पीएच क्या हो, चेंज हुई, पीएच यानी इधर एसिड या बेस क्या हुई पड़ी है, तब्दील हुई पड़ी है, या इधर नमी नहीं है, मॉइस्ट नहीं है ये जगह, या कोई टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है, टेम्परेचर इसका नॉर्मल नहीं है जितना इसे चाहिए, या जितनी पीएच इसे चाहिए उतनी नहीं है, तब भी ये इसके अंदर जो सा मटेरियल उसे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो सी कवरिंग है ये उसके अंदर वाले की क्या कर रही है, हिफाजत। जो सा इसका शेल है उसे क्या नाम देंगे, हम सिस्ट का नाम देंगे। व्हेन स्पोरेंजिया, जब स्पोरेंजिया आर ग्रो अप, ये ग्रो अप होती है, दे पॉप ओपन, पॉप ओपन यानी ये क्या आ जाती है, फट जाती है, एंड लेट द स्पोर, और जो से स्पोर हो जाते हैं वो कहां चले जाते हैं, बाहर। When condition become favorable, जब कंडीशन क्या आ जाए, फेवरेबल आ जाए, these spores start growing into the rhizopus, तो ये हमारे पास जैसे ही स्पोरेंजिया ग्रो करती है, इसकी ये जो सी ये इधर से क्या आ जाएगी, फट जाएगी, जो से स्पोर है इससे निकल जाएंगे। और स्पोर को अगर व्हेन कंडीशन, जब इनके पास कौन सी स्पोर के पास कंडीशन आई, बिकम फेवरेबल, तब भी ये ग्रोथ करेंगे, जब अनफेवरेबल होगी तब ये स्पोर की फॉर्म में रहेंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल हुई है बैक्टीरिया की। कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास, एक्टाइनोमाइसिटीज। कौन सा है, एक्टाइनोमाइसिटीज।
एक्टाइनो का मतलब होता है रेज, एक्टाइनो का मतलब क्या आता है रेज, और माइसीटीज का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है फंजाई। एक्टाइनोमाइसीटीज को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो सा फंजाई की तरह मिलता है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया है एक्टाइनोमाइसीटीज। और इसका जो सा स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है, और ये बहुत सारे इन्फेक्शन काजेस करता है बैक्टीरिया हमारे ऊपर। और इसमें भी क्या बनते हैं स्पोर बनते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशन पर सम टाइप ऑफ फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है धागेदार बैक्टीरिया सच एज एक्टाइनोमाइसीटी, जैसा कि एक्टाइनोमाइसीटीज आल्सो मेक स्पोर। तो अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ बैक्टीरिया जैसा कि एक्टाइनोमाइसीटीज क्या बनाता है स्पोर बनाता है। These bacteria spore is also tough, इसके भी स्पोर क्या आते हैं टफ विद थिक वॉल्स। स्पोर का जब भी लफ्ज आ जाए तो इसको आपको पता होना चाहिए स्पोर कब बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। इसकी जो सा स्पोर है इसकी मेन बातें आपने याद रखनी है, स्पोर हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनते हैं, और इसकी जो सी दीवार होगी वो टफ होगी और उसकी हिफाजत करेगी। तो टफ विद थिक वॉल्स दे फॉर्म आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल, ये स्पोर कहां बनाता है आउटसाइड बनाता है, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे एक्सोस्पोर। एक्सो का मतलब आउटसाइड हमारे पास होगा और स्पोर का मतलब स्पोर, यानी वो स्पोर जो बैक्टीरिया से बाहर बने हैं। तो इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया अंदर भी बनाते होंगे, तो कुछ बैक्टीरिया बॉडी के अंदर सेल के अंदर बनाते हैं स्पोर, उसे क्या नाम देंगे एंडोस्पोर। और ये जो हमारे पास एक्टाइनोमाइसीटीज है ये कहां स्पोर बना रहे हैं सेल के बाहर, तो इसे क्या नाम देंगे एक्सोस्पोर। तो दे फॉर्म आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल सो दे वर कॉल्ड एक्सोस्पोर। अपॉन जर्मिनेशन यानी ये ग्रोथ करेगा, ईच स्पोर फ्रॉम पेरेंटल फिलामेंटस, ये स्पोर क्या करेगा जर्मिनेट होगा यानी निकलेगा कहां से, हर स्पोर निकलेगा फ्रॉम पेरेंटल फिलामेंट, फिलामेंट यानी पेरेंट का जो से धागे उधर से निकलेगा, गिव राइज टू सेवरल न्यू बैक्टीरियल फिलामेंट्स। फिलामेंट्स कहते हैं धागेनुमा स्ट्रक्चर, जिस तरह हमारे पास ये एक धागेनुमा स्ट्रक्चर है, इसी के ऊपर जो सा स्पोर होगा वो निकलेगा और क्या हो जाएगा नए बैक्टीरियल फिलामेंटस में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए लिखा अपॉन जर्मिनेशन ईच स्पोर, हर स्पोर फ्रॉम द पेरेंटल फिलामेंट्स, हर स्पोर पेरेंट के फिलामेंट्स पर गिव राइज यानी प्रोड्यूस करेगा टू सेवरल कुछ नए बैक्टीरियल फिलामेंट्स। तो इस तरह हमारे पास नए फिलामेंट्स आगे हम देखने लगे। हमारे पास जो सा बैक्टीरिया इसमें हमारे पास एक्सोस्पोर भी बनता है और एंडो भी। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, स्पोर मीन स्पोर, यानी वो स्पोर जो बैक्टीरिया के आउटसाइड पर बने उसे क्या नाम देंगे एक्सोस्पोर। और कुछ बैक्टीरिया में स्पोर इनसाइड यानी बॉडी के उस सेल के अंदर बनेगा, उसे क्या नाम देंगे एंडोस्पोर। हमारे पास जो सा एक्सोस्पोर बनता है वो है एक्टाइनोमाइसीटीज, यानी जो सा हमने पढ़ा एक्टाइनो का मतलब होता है रेज, माइसीटीज मीन फंजाई, यानी फंजाई की तरह वो उसका स्ट्रक्चर मिलता है, इसीलिए उसे क्या नाम दिया एक्टाइनोमाइसीटीज। और उसमें जो सा स्पोर बनता है वो हमारे पास क्या है वो है एक्सोस्पोर। अब हम दूसरी देखने लगे हैं, वो हमारे पास एग्जांपल है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के अंदर बनेगी। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। एक्सोस्पोर जो सा होता है हमारे पास, एक्सोस्पोर जो सा होता है वो हमारे पास फिलामेंटस यानी धागेदार जो से बैक्टीरिया होते हैं उनमें, जैसे हमारे पास एक्टाइनोमाइसीटीज हो गया। तो ये हमारे पास जो सा एंडोस्पोर होता है ये रॉड शेप, रॉड की तरह जिस तरह शेप होती है उस तरह के बैक्टीरिया के अंदर बनती है, जैसे बैसिलस हो गया। अब ये फर्ज कर लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर क्या बन जाएगा स्पोर बन जाएगा। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन है ये रेड नुमा जो सा स्ट्रक्चर बनाया ये क्या हमारे पास स्पोर, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो ये क्या कर लेगा अपने अंदर क्या बना लेगा स्पोर बना लेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर वाला मटेरियल उन अनफेवरेबल कंडीशन से क्या हो जाएगा बच जाएगा। इसकी सिंपल एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे हमारे पास मौसम चेंज होता है यानी क्या आ गई सर्दी ज्यादा आ गई तो हम क्या कर लेते हैं जर्सी वगैरह पहन लेते हैं, यानी अपनी बॉडी की हिफाजत करते हैं। इसी तरह ये भी क्या करता है अगर बाहर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अपना क्या बना लेगा स्पोर बना लेगा। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी, जब भी स्पोर बनते हैं तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है, जब भी स्पोर बनेंगे इनकी ग्रोथ क्या आ जाती है रुक जाती है।
अब हम देखने लगे अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में सम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, कुछ स्पीशीज बैक्टीरिया की रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग स्पोर, रिप्रोड्यूस होती है क्या बनाकर, स्पोर बनाकर। जैसा कि क्या हो गया हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस स्पीशीज। क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस स्पीशीज ये दोनों हमारे पास रॉड शेप है, पहले वाले फिलामेंट यानी धागेदार थे, ये किस तरह रॉड शेप की है बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरियल स्पोर, ये बैक्टीरिया के जो से स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, थिक वॉल, यानी इनकी दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो स्पोर की जो सी दीवारें होती हैं, आउटर कवरिंग जो सी होती है वो हमेशा मोटी होती है, क्योंकि उसने रुकावट बनना है आउटर इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान। दे आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं इनसाइड बैक्टीरियल सेल, सो आर कॉल्ड एंडोस्पोर, इसे क्या नाम देंगे, एंडोस्पोर नाम देंगे। इन दिस वे दीज बैक्टीरिया आर कैपेबल, इसी वजह से बैक्टीरिया में क्या होती है, सलाहियत होती है। कैपेबल का मतलब क्या होता है, सलाहियत होती है टू पास, गुजरने की, अनफेवरेबल पीरियड, वो अनफेवरेबल टाइम से क्या कर सके, गुजर सके। यानी अनफेवरेबल यानी इनके एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज्यादा हो गया या कम हो गया या पीएच वगैरह में चेंजिंग आ गई, तो उस कंडीशन में ये आराम से गुजर सकते हैं। स्पोर बनाकर इन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये स्पोर बना लेंगे, अपनी हिफाजत कर लेंगे। व्हेन कंडीशन, जब कंडीशन क्या आ जाएगी, आर गुड, गुड का मतलब यानी फेवरेबल हो जाएगी, ईच एंडोस्पोर, हर एंडोस्पोर क्या होगा, जर्मिनेट, उगेगा, एंड रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब दोबारा नॉर्मल लाइफ अगेन, दोबारा नई लाइफ क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने स्पोर में पढ़ा, स्पोर जो सा हमारे पास होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। हमारे पास जहां तक हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया का, एक एंडोस्पोर होता है और एक एक्सो। एंडो हमारे पास किस में बनेगा, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम में, और जो सा एक्सोस्पोर है हमारे पास वो बनेगा हमारे पास एक्टाइनोमाइसीटीज में, क्योंकि वो आउटसाइड बनता है इसलिए उसे एक्सोस्पोर नाम देंगे। उसके बाद क्या हमारे पास, स्पोर इन प्लांट। प्लांट्स में जो सा स्पोर, ये याद रखना, दो बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी। अब हम उसके बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी उसमें माइटोसिस होगी तो हमारे पास क्या होगा, एसेक्सुअल, और अगर सेक्सुअल हुई तो उसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अहम है टू नोट, नोट करने के लिए। डेट माइक्रोस्पोर, माइक्रो मीन क्या होता है, छोटे स्पोर यानी स्पोर, एंड मेगा, मेगा का मतलब क्या होता है, लार्ज स्पोर मीन स्पोर, छोटे स्पोर और बड़े स्पोर इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। ये बात अहम है नोट करने की, जो सा हमारे पास माइक्रोस्पोर भी बनते हैं और मेगास्पोर भी, किसके अंदर, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के अंदर, और या किसके अंदर, स्पोर ऑफ बैरियोफाइट्स, या किसके अंदर, बैरियोफाइट्स के अंदर। यानी बैरियोफाइट्स के जो स्पोर होते हैं वो माइक्रो भी हो सकते हैं और मेगास्पोर भी हमारे पास हो सकते हैं। अब बैरियोफाइट्स हमारे पास क्या है, ये प्लांट्स का एक ग्रुप है जिसे क्या नाम दिया जाता है, बैरियोफाइट्स। यानी इसमें वो पौधे आ जाएंगे जिसके अंदर कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। हम इधर बना लेते हैं बैरियोफाइट्स, वो पौधे जिसके अंदर क्या नहीं होता हमारे पास, वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं होता। अब वेस्कुलर सिस्टम क्या है, वेस्कुलर सिस्टम का लफ्ज आपने वेसल से याद है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल, वेसल्स और वेस्कुलर सिस्टम ये दोनों मिलते जुलते लफ्ज हैं। इनका मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, वेस्कुलर का मतलब ट्रांसपोर्ट, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स, ट्रांसपोर्ट। अब ब्लड वेसल्स, वेसल्स का मतलब और वेस्कुलर, इन दोनों का एक ही मतलब है क्या, ट्रांसपोर्ट। यानी वेसल्स यानी जो चीज को क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट। ब्लड वेसल यानी ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इधर वेस्कुलर यानी ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करेगा यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। तो हमें पता है तो प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन कौन से हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। कौन सा है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो हमारे पास बैरियोफाइट्स होंगे इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे। तो इनके अंदर जो से स्पोर बनते हैं वो माइक्रोस्पोर भी होंगे और मेगास्पोर भी होंगे। एंड और दूसरे कौन से हमारे पास, टेरिडियोफाइट्स। कौन सा हमारे पास दूसरा, जिसका नाम है टेरिडियोफाइट्स, पीस में साइलेंट है, इसे क्या नाम देंगे, टेरिडियोफाइट्स। फाइट्स का लफ्ज जिसके एंड में आ जाए इसका मतलब क्या होता है, प्लांट ही होता है। टेरिडियोफाइट्स हमारे पास वो पौधे हैं जिसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। डेट गिव्स, और जो से हमारे पास टेरिडियोफाइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, डेट गिव राइज यानी प्रोड्यूस करते हैं क्या, गैमीटोफाइट्स। फाइट्स मीन प्लांट्स और गैमीटो मीन गैमेट्स।
गैमेट्स हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो ये वो है जो गैमेटोफाइट्स बॉडी वाले हैं। हमारे पास टेरिडियोफाइट्स प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट्स बॉडी, यानी गैमेटोफाइट बॉडी ऐसी बॉडी जहां क्या बनेंगे, गैमेट्स वगैरह बनेंगे। आर नॉट सपोज्ड, इसीलिए इसे हम नहीं फर्ज करते टू बी द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या बने हैं, गैमेट्स, और गैमेट्स याद रखना हमेशा बनते हैं मियोसिस से। किससे बनते हैं? मियोसिस से। गैमेट्स हमेशा किससे बनते हैं? मियोसिस से। तो हमारे पास टेरिडियोफाइट्स जो से पौधे हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स वगैरह, और जो से गैमेट्स है ये किससे बनते हैं? मियोसिस से, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप से नहीं है। और जो हमारे पास बैरियोफाइट्स है इसमें स्पोर बनते हैं, वो किससे बनते हैं? माइक्रो और मेगा स्पोर बनते हैं। और ये याद रखना पौधे में हमारे पास हमने अभी भी पढ़ा है दो तरह से स्पोर बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी और एसेक्सुअल से भी। जो सा बैरियोफाइट्स है इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे, और जो सा हमारा टेरिडियोफाइट्स है इसमें सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। डेट गिव राइज यानी प्रोड्यूस करते हैं गैमेटोफाइट्स बॉडी एंड आर नॉट सपोज्ड एंड are not supposed to the part of asexual reproduction because क्योंकि during the spore बनते हुए फॉर्मेशन इन दीज प्लांट म्योसिस जनरली इन्वॉल्व। क्या शामिल है? म्योसिस। तो म्योसिस हमारे पास हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होती है? माइटोसिस, इसीलिए इसमें क्या हो रही है? म्योसिस। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं होंगे। तो हमारे पास जो से पौधों में बनते हैं वो माइक्रोस्पोर भी और मेगा भी होंगे, और जो सा स्पोर पौधों में बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी बन सकते हैं, एसेक्सुअल से भी। जो सा बैरियोफाइट्स है इसमें एसेक्सुअल से बनते हैं, और जो सा टेरिडियोफाइट्स है इसमें किससे बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है। आगे क्या हमारे पास? पार्थिनोजेनेसिस। ये हमारे पास अगली टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहली टाइप हमने पढ़ी बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन यानी एक सेल का दो में क्या हो जाना? डिवाइड हो जाना, उसे क्या नाम दिया था? बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद हमने पढ़ी बडिंग के बारे में, यानी थोड़ा सा उभार निकला, वो उभार ग्रोथ कर एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तीसरी हमने पढ़ी स्पोर के बारे में। स्पोर हमारे पास अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और जो सा ये क्या होता है हमारे पास? यूनिसेलुलर होता है और छोटा होता है साइज में, यानी टीनी यूनिसेलुलर है, और ये खुद मूव नहीं कर सकता। और ये जो हमारे पास स्पोर है ये माइटोसिस से बनता है, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस ही होते हैं, तो बडिंग में भी माइटोसिस ही हमारे पास होती है, और जो सा हमारे पास बाइनरी फिशन है उसमें भी माइटोसिस ही होती है। और ये स्पोर जो सा आपने ये बात याद रखनी, स्पोर हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा। अब अगली हमारे पास टाइप्स है, टाइप्स नंबर 4 इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या? पार्थिनोजेनेसिस। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या है हम उसके बारे में देखते हैं। अब पार्थिनोजेनेसिस क्या है उसके बारे में हम देखने लगे। हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है? ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स है। इसमें हमारे पास जो सा एग होगा ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग, यानी इससे डायरेक्ट बनेंगे हमारे पास आगे औलाद, यानी ये फर्टिलाइज नहीं होगा। इस फर्टिलाइज नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? यानी एग और स्पर्म का मिलना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। तो इसमें यानी ये स्पर्म वगैरह आकर नहीं मिलेंगे, इसीलिए ये डायरेक्ट जो सा एग है ये एक ही पेरेंट्स का होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर। इसे क्या नाम देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अनफर्टिलाइजर एग डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑफस्प्रिंग। अनफर्टिलाइजेशन का मतलब है यानी उसमें स्पर्म ऐड नहीं हुआ। अगर ये इसमें ऐड हो जाता, ये हमारे पास कौन सी हो जाती? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे फिर पार्थिनोजेनेसिस नहीं कहेंगे। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है। पार्थिनोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। हमारे पास डेवलपमेंट यानी नशोनुमापन है किसका? ऑफस्प्रिंग का। ऑफस्प्रिंग का हमें पता है क्या मतलब होता है? औलाद का। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? औलाद का। डायरेक्टली फ्रॉम किससे? डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज एग यानी जिसमें हमारे पास स्पर्म आकर ऐड नहीं होते। अनफर्टिलाइज एग का डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाना ऑफस्प्रिंग में, इसे क्या नाम देंगे? पार्थिनोजेनेसिस। इन फ्लावरिंग प्लांट में इट इज डिफाइन, इसको हम डिफाइन करेंगे एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी बीज का बनना है। कौन सा प्रोसेस है? एसेक्सुअल फॉर्मेशन से। फ्रॉम द मैटरनल
टिश्यू, कहां से? मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर अगले नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, तो उसमें हम देखेंगे मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल। इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है अगर फ्लावर का मुकम्मल हम बनाएंगे, लेकिन मैं इधर कुछ बना रहा हूं पार्ट। इस तरह का जो सा स्ट्रक्चर होता है इसे हम क्या नाम देंगे? ओव्यूल। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ओव्यूल में क्या बनता है? सीड बनता है, और वो कौन सा प्रोसेस से बनता है? एसेक्सुअल फॉर्मेशन से। तो इसीलिए लिखा द एसेक्सुअल फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम द मैटरनल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल, अवॉइडिंग यानी दूर रहता है प्रोसेस ऑफ मियोसिस। इसमें मियोसिस नहीं होती, इस बीज बनने में मियोसिस नहीं होती, और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। ये दोनों प्रोसेस नहीं होते। अगर ये दोनों प्रोसेस होते तो वो क्या होगी हमारे पास? वो हमारे पास हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मियोसिस और फर्टिलाइजेशन होगी तो वो हमारे पास क्या होगी? वो हमारे पास होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो पार्थिनोजेनेसिस नहीं होती। ज्यादातर तो इधर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, यानी मियोसिस भी होगी और फर्टिलाइजेशन भी होगी। बाज़ औक़ात ये नहीं होती, मियोसिस भी नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। तो हमारे पास जो सा सीड बनता है वो कौन सा प्रोसेस से बनता है? पार्थिनोजेनेसिस से, लीडिंग टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो की नशनुमा होगी। एम्ब्रियो क्या होता है? हमारे पास जो सा बीज होता है, बीज के अंदर छोटा सा नन्हा सा जो सा पौधा होता है, उसे क्या नाम देते हैं? एम्ब्रियो। जैसे ही बीज ग्रो करता है तो उसमें से हल्का सा छोटा सा जो सा हमारे पास पत्ता निकलता है, वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो, जिसके नतीजे में एम्ब्रियो क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, यानी बीज के अंदर जो सा होता है। इसके बाद हमारे पास डिफाइन है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जो सा एपोमिक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आपने अंडरलाइन कर लेना है। एपोमिक्सिस क्या है? दिस कैन हैपन, ये तब होगी ड्यू टू द वेरियस ट्राइगर, मुख्तलिफ ये वजूहात की वजह से हो सकती है, जैसा कि सच है, जैसा कि चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसा कि इन्वायरमेंट में क्या होगी? कोई तब्दीली होगी, और हार्मोनल सिग्नल, या कोई हार्मोनल सिग्नल में क्या होगी? तब्दीली होगी। पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट इज नाउन एज एपोमिक्सिस। ये जो सा हमारे पास एपोमिक्सिस यानी पार्थिनोजेनेसिस प्लांट में होती है, ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, यानी इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ गई। वैसे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, अगर इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ गई या हार्मोन के कोई सिग्नल में चेंजिंग आ गई तो उसकी वजह से हमारे पास पौधे में क्या होगी? पार्थिनोजेनेसिस। उस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? एपोमिक्सिस। दिस कैन हैपन ड्यू टू वेरियस ट्राइगर, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, सच एज चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन और हार्मोनल सिग्नल। हार्मोन क्या होता है? जो सिग्नल लेकर जाते हैं हमारे जो सब पौधे होते हैं, प्लांट्स के अंदर सिग्नल लेकर जाने वाला वो होता है हार्मोन। अगर हार्मोन में कोई चेंजिंग आ गई तो उसकी वजह से भी क्या होगा? ये हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस होगी। ये सेक्स, इसमें ओव्यूल में क्या होगी? पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट इज नाउन एज एपोमिक्सिस। और सिंस पार्थिनोजेनेसिस इन्वॉल्व, पार्थिनोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, शामिल है क्रिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, पैदा करना औलाद को, विदाउट द फ्यून, बगैर फ्यून। फ्यून का मतलब जुड़े हुए जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स, यानी पार्थिनोजेनेसिस में शामिल है उस औलाद को पैदा करना जिसमें विदाउट द फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, आपने जेनेटिक मटेरियल को फ्यूज नहीं करना। फ्यूजन का मतलब होता है इधर मिलना, यानी दो हमारे पास अगर हम देखें, अगर टू पेरेंट्स हमारे पास होंगे, टू पेरेंट्स होंगे तो दोनों के हमारे पास, इसके भी जेनेटिक मटेरियल और इसके भी, दोनों के जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे तो हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में हमारे पास एक ही ऑर्गेनिज्म के, एक ही पेरेंट्स के जो से जेनेटिक मटेरियल वो अगले में जा रहा है, यानी ये दो हमारे पास, जैसे ये हमारे पास ये वाला सेल और ये वाला सेल, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज नहीं हो रहा, तो इसी को क्या नाम देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अगर फ्यूजन हो जाएगी तब इसे पार्थिनोजेनेसिस नहीं कहेंगे। तो यही है, सिंस पार्थिनोजेनेसिस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फ्यूजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फ्यूजन नहीं होती यानी जुड़ते नहीं है फ्रॉम टू पेरेंट्स, इट इज कंसीडर्ड फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे भी हम क्या नाम देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। बाकी जो से इसके टाइप्स है इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।